फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। सॉलिड स्टेट आप सब जानते ही हैं कि कोई भी कंपाउंड है या कोई भी सब्सटेंस यूनिवर्स का वह सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन फिजिकल स्टेट में वो मिलता है। और किसी भी कंपाउंड की तीनों फिजिकल स्टेट इनमें से कोई भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड जिन मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है उन मॉलिक्यूल में जो टेंडेंसी हैं, दो स्पेशल टेंडेंसी हैं जो कि हर मॉलिक्यूल में पाई जाती हैं, वो उनका रिजल्टेंट क्या है। इस बात को हम समझते हैं। हम कह सकते हैं कि एनी सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड, गैस phase depending upon the magnitude of two universal opposite type of tendencies फर्स्ट है टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। टेंडेंसी ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के कितना अट्रैक्ट करते हैं, कितना क्लोज आने की उनकी टेंडेंसी है। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में आपके लिए लिखते हैं MA। और दूसरी टेंडेंसी जो उनमें यूनिवर्सल फॉर्म में पाई जाएगी वो है टेंडेंसी ऑफ एस्केप फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से कितना भाग सकते हैं, एक दूसरे से कितना दूर जा सकते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ET। और इन दोनों का रिजल्टेंट केस फर्स्ट अगर हम देखें और हम कहें कि हमारे उस सब्सटेंस के अंदर मॉलिकुलर अट्रैक्शन की टेंडेंसी मोर देन एस्केपिंग टेंडेंसी है, माने उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट ज़्यादा कर रहे हैं, उस केस में वो सब्सटेंस की जो फिजिकल स्टेट होगी वो होगी सॉलिड। इसका दूसरा केस भी हो सकता है कि मॉलिकुलर अट्रैक्शन मोर हो, ज़्यादा हो, लेकिन ये एस्केपिंग टेंडेंसी के लगभग इक्वल हो या दोनों आसपास हो। उस केस में वो सब्सटेंस हमारा लिक्विड स्टेट में मिलेगा। और तीसरा केस हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो मॉलिकुलर अट्रैक्शन है वो लेस हो, किसके कंपेयर में, एस्केपिंग टेंडेंसी के कंपेयर में, और तब वह सब्सटेंस गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। हमें इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट को ही डिटेल में पढ़ना है। तो सॉलिड को अब हम डिफाइन कर सकते हैं कि सॉलिड इज़ द फॉर्म ऑफ मैटर विच हैव सफिशियंट फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन उसके अंदर ज़्यादा हो बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, सो दैट मॉलिक्यूल कैन नॉट मूव फ्रॉम ईच अदर। और उस केस में वह सब्सटेंस हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड। तो सॉलिड की डिफिनीशन हम यहाँ से डेवलप कर सकते हैं। सॉलिड इज द फॉर्म of matter
solid is the form of matter which has sufficient force of attraction between their molecule so that molecules cannot move far from each other। इसलिए उसके मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से बहुत दूर नहीं जा सकते। सॉलिड में और भी टेंडेंसीज पाई जाती हैं, जैसे उनके अंदर रिजिडिटी होती है, दबाने पे दबते नहीं, उनका डिफिनिट शेप होता है, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, और साथ ही साथ कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी लाइक उनकी हाई डेंसिटी, स्लो रेट ऑफ डिफ्यूज़न, लेस कंप्रेसिबिलिटी, ये सभी सॉलिड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इन्हें भी हम नोट कर लेते हैं और कह सकते हैं कि solid has definite shape, volume and rigidity they are also characterized by their special properties like high density, slow rate of diffusion। उनमें मिक्सिंग की प्रॉपर्टी, दो सॉलिड को अगल बगल रख देंगे तो उनमें आपस में मिलने की टेंडेंसी बहुत ही स्लो होती है। लेस कॉम्प्रेसिबिलिटी। तो मैं सोचता हूँ कि अब आपको सॉलिड्स क्या हैं समझ में आ गया होगा। सॉलिड्स के टाइप्स ऑफ सॉलिड की बात हम करें, हाँ, तो सॉलिड का जो सॉलिड है वो जिन पार्टिकल से मिलकर के बना है, वो पार्टिकल उस सॉलिड के अंदर किस टाइप से अरेंज हैं, उसके बेसिस पर हम अपने सॉलिड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एमार्फस सॉलिड एंड सेकंड है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो हम यहाँ कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स का सेंस सॉलिड जिनसे मिलकर के बना है, पार्टिकल्स, सॉलिड आर classified into two categories. Number one है amorphous solid and number टू है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम दोनों की डिफिनीशन और डिफरेंस यहीं पर एक साथ आपके सामने डिस्कस करते हैं।
एमार्फस सॉलिड, सॉलिड जिन पार्टिकल से मिलकर बना है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट कहते हैं। अगर उन कॉन्स्टिट्यूएंट का अरेंजमेंट इरेगुलर है, फिक्स नहीं है, तो वो हमारे एमार्फस सॉलिड की कैटेगरी में आएगा। और अगर कॉन्स्टिट्यूएंट और पार्टिकल रेगुलरली डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हैं तो वो हमारा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए कि constituent particles does not have any fixed or regular pattern of arrangement. Constituent particles does not have any fixed or regular pattern of arrangement। जैसे हमने यहाँ देखा, हम डॉट से अगर उस अपने सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करें तो हम देखिए जो भी डॉट्स बना रहे हैं, कहीं दूर दूर कहीं पास पास, आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी डेफिनेट पैटर्न नहीं मिल रहा है। सॉलिड के पार्टिकल अपनी मर्जी के हिसाब से कहीं भी अरेंज हैं, कहीं बहुत पास पास हैं, कहीं दूर दूर हैं। इसके अपोजिट एमार्फस सॉलिड में हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल have regular pattern of arrangement। रेगुलर पैटर्न के अरेंजमेंट की वजह से इन्हें हम ट्रू सॉलिड भी कहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर आल्सो नोन एज, they are considered as true solids। फॉर एग्जाम्पल इनके लिए अगर हम बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हैं उन्हें हम डिफिनिट ऑर्डर में, क्योंकि एक दूसरे से डायरेक्शन में, डिस्टेंस में इनकी इक्वल पोजीशन होती है, तो ये हमारे क्रिस्टलाइन और ये हमारे एमार्फस। सेकंड जो बेसिक डिफरेंस होता है इनमें, हो सकता है कि एमार्फस सॉलिड्स में आप देखें और कहीं पे देखें तो इनके जो डॉट्स हैं कहीं आपको अरेंजमेंट दिख जाए कुछ डिस्टेंस तक, लेकिन पूरे होल सॉलिड में ये पैटर्न नहीं दिखता। तो इसलिए इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि they are short range of order। they are short range of order या ओनली they are short range order, इतना भी कह दें इनफ है। जबकि इनके लिए कहेंगे कि they are long या they have long range order। they have long रेंज ऑर्डर। पूरा का पूरा आप कहीं से भी इनको देखेंगे यहाँ पे तो आपको जो ऑर्डर है वो पूरा का पूरा लॉन्ग रेंज में दिखेगा। यहाँ पर आप देखिए, मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा ये लॉन्ग रेंज में ये ऑर्डर इनका दिखेगा। तीसरा डिफरेंस अगर इनके अंदर हम पाएँ तो ये पाते हैं कि दे आर ऑब्टेन बाई सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड। अगर हम किसी लिक्विड को एकाएक जो है ठंडा कर दें तो हमें ये मिलेंगे। तो लिख सकते हैं दे आर ऑब्टेन बाई सडन कूलिंग ऑफ लिक्विड।
लिक्विड्स को एकाएक कूल करें तो ये वाला हमको मिल जाता है। जबकि इनमें क्या है कि अगर हम धीरे धीरे स्लो एंड कंट्रोल कूलिंग करेंगे तभी हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो इनके लिए लिख लेंगे कि दे आर ऑब्टेन्ड बाई स्लो एंड कंट्रोल कूलिंग ऑफ लिक्विड। एक डिफरेंस और इनमें देख सकते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारे एमॉर्फस होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता, बल्कि एक रेंज में होता है। उनको हम एमॉर्फस को हीट करें, उनका कुछ पार्ट हो सकता है मेल्ट कर जाए, फिर और मेल्ट करें तो कुछ और हो जाए। माने इनके दे हैव नॉट अ फिक्स और शार्प मेल्टिंग पॉइंट। दे डज नॉट हैव फिक्स ऑब्लिक शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जबकि इनके लिए हम कहेंगे कि जो भी इनका मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर है 2000 डिग्री है अगर किसी का, तो 2000 का जैसे ही टेम्परेचर आएगा पूरा का पूरा सॉलिड एक बार में मेल्ट कर जाएगा। दे हैव शार्प ऑब्लिक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट। अब जरा हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो एमॉर्फस सॉलिड में हम कह सकते हैं ग्लास, आपके घर में खिड़कियों पे लगा हुआ ग्लास, प्लास्टिक के सामान, रबड़, एमॉर्फस सिलिका, ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं एमॉर्फस सॉलिड के। हाँ, तो हम लिख सकते हैं इनके एग्जाम्पल हैं ग्लास, प्लास्टिक्स, रबड़। इनके एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कोई भी मेटल, हाँ, कॉपर, एल्युमिनियम, कोई भी आयनिक कंपाउंड, NaCl, जिंक सल्फाइड। हाँ, इनके तो बहुत से ही एग्जाम्पल हैं। इसके बाद इनके अंदर एक और स्पेशल प्रॉपर्टी पाई जाती है हमारे एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में, वो है आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़। आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, हम पेज बदल कर देखते हैं। हमारा इस पार्ट में चल रहा था एमॉर्फस सॉलिड्स, और इस तरफ हम लोग डिफरेंस लिख रहे थे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो मैं आपको बता रहा था कि एमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। आइसो मीन्स सेम, ट्रॉपिक मीन्स डायरेक्शन। एमॉर्फस सॉलिड में कोई भी प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की जाए, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन से की जाए, वो हमें प्रॉपर्टी सेम मिलेगी। हाँ, लिख लेते हैं, फिर इसको आपको समझाते हैं। एमॉर्फस में कह रहे हैं कि दे आर आइसोट्रॉपिक in nature. They are isotropic in nature. That is, they have same properties. They have same properties in all direction. इनके लिए कहेंगे कि आइसोट्रॉपिक नहीं होते। आइसोट्रॉपिक नहीं होते तो इसके लिए वर्ड है एनाइसोट्रॉपिक। दे आर एनाइसोट्रॉपिक। दे आर एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। दैट इज they have different properties in different direction. अलग अलग
डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने ये बनाया, कोई भी सॉलिड के लिए ये हम डॉट एंड क्रॉस से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि हम कौन सा बना रहे हैं। जब सब बराबर डिस्टेंस पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को रख रहे हैं, इसका मीनिंग है कि हम क्रिस्टलाइन बना रहे हैं। अगर हमने कोई प्रॉपर्टी इस डायरेक्शन से इसकी देखी तो क्या पाएंगे कि डॉट्स क्रॉस डॉट क्रॉस हमको मिलते जा रहे हैं, प्रॉपर्टी कोई आई। इफ सेम प्रॉपर्टी मेजर एट दिस डायरेक्शन you see only dots are coming। तो यहाँ से आने वाली प्रॉपर्टी में डॉट एंड क्रॉस जो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल हैं उन दोनों का कंट्रीब्यूशन होगा, जबकि इधर से सिर्फ डॉट्स वाले ही मॉलिक्यूल प्रॉपर्टी दिखाएंगे। तो यहाँ की प्रॉपर्टी जो मेज़र होगी वो इधर से बिल्कुल भी मैच नहीं खाएगी। तो ये बात है। बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे है, हमारी आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये बातें थी हमारी क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस की। एग्ज़ाम में छोटा क्वेश्चन आया करता है, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। इसके बाद जो हमें सॉलिड्स का पढ़ना है, और हमें इस पूरे चैप्टर में क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ने हैं। एमॉर्फस का जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कई टाइप के होते हैं। जैसे आपने आइस देखा, घर सबने आइस देखा, वो किससे मिलकर बना है? वाटर मॉलिक्यूल से। हम करें हमारी पेंसिल या हम डायमंड, ये किससे मिलकर बना है? कार्बन एटम से। तो आइस हमारा मॉलिकुलर सॉलिड हो गया, आइस हमारा मॉलिकुलर सॉलिड हो गया। डायमंड या ग्रेफाइट एटॉमिक सॉलिड हो गया। एट द सेम टाइम हम अपने घर में कोई भी मेटल का देखते हैं तो वो सॉलिड पर्टिकुलर मेटल एटम से मिलकर बना है, वो डिफरेंट टाइप का सॉलिड हो गया। या हम कहें कि हमने NaCl टेबल साल्ट देखा, वो Na+ और Cl- से मिलकर बना है, कैटायन एंड एनायन से मिलकर बना है, तो उसे हम आयनिक सॉलिड कह सकते हैं। तो हमारा सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिस नेचर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से या उन पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इसके बेसिस पर हम अपने सॉलिड को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम यहाँ लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल, सॉलिड किन पार्टिकल से मिलकर के बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। एंड सेकेंड थिंग, नेचर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल क्रिस्टलाइन solid are classified into 4 categories. फोर कैटेगरीज, इन्हें हम भी टेबल के फॉर्म में देखते हैं। यहाँ हम टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो सॉलिड किस पार्टिकल से मिलकर बना है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम सब का कंपैरिजन एक साथ करेंगे।
उनकी प्रॉपर्टीज़ और लास्ट में एग्जाम्पल। फर्स्ट है आयनिक सॉलिड, आपको याद आ जाना चाहिए NaCl कॉमन साल्ट। ये भाई किससे मिलकर बनता है? आयन से। आयनिक सॉलिड है तो किससे बनेगा? आयंस। आयंस भी दो टाइप के, आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर, हम कह सकते हैं कैटायन एंड एनायन। आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर, आयंस ऑफ डिफरेंट नेचर, दैट इज कैटायन एंड एनायन। कैटायन एंड एनायन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा? आयनिक बॉन्ड, या हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में एग्जिस्ट करेगा। प्रॉपर्टीज़ की बात करें, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। एग्जाम्पल की बात करें, NaCl, जिंक सल्फाइड, कोई भी सॉलिड आयनिक कंपाउंड आप ले लेंगे। सेकंड हम ले सकते हैं कोवैलेंट सॉलिड। कोवैलेंट सॉलिड बता रहा है कि इनके बीच में किस टाइप के बॉन्ड होंगे? कोवैलेंट बॉन्ड होंगे, शेयरिंग से बनेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड किस में बनता है? बिटवीन द एटम बनता है। तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? एटम्स होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एटम्स एक ही हों, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड क्या होगा? कोवैलेंट। इनके भी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होंगे, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, हाई MP एंड BP। एग्जाम्पल की बात करें तो डायमंड कार्बन एटम से मिलकर बना है, हमारा एग्जाम्पल हो गया डायमंड। ग्रेफाइट हो गया, कार्बन एटम से है। डिफरेंट एटम का एग्जाम्पल ले लें, SiC, सिलिकॉन और कार्बन का, कोरंडम जिसको बोलते हैं। थर्ड है मॉलिकुलर सॉलिड। नाम से ही लग रहा है कि ये मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे, तो इसके लिए हम लिख लेंगे, इसके पार्टिकल होंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट, सेम और डिफरेंट एलिमेंट। मॉलिक्यूल्स के मिड में बेटा सेकेंडरी बॉन्डिंग इन्वॉल्व होती है, तो यहाँ पर बॉन्ड हो सकता है हमारा वंडर वॉल्स बॉन्डिंग या वंडर वॉल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकता है। मॉलिकुलर सॉलिड हैं, ये बॉन्ड बड़े ही वीक कैटेगरी के हैं, इसलिए इनके लो MP एंड BP होंगे। एग्जाम्पल इसका हम लिख सकते हैं, आइस है, सॉलिड अमोनिया, P4, फास्फोरस भी सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन I2, आयोडीन सॉलिड होता है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। फोर्थ एंड लास्ट होगा हमारा मेटैलिक सॉलिड। मेटैलिक सॉलिड, मेटल एटम होंगे, क्या होंगे? सेम एलिमेंट के। एलॉय हैं तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होंगे। इनके बीच में बॉन्ड क्या होगा? मेटैलिक बॉन्ड होगा, और मेटैलिक बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड होता है, इसलिए हाई MP एंड BP इनका होगा। यहाँ पे कोई भी मेटल लिख दिया, आयरन, कॉपर, निकेल, एल्युमिनियम एट्सेट्रा। तो इस तरीके से हमने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि सॉलिड्स हैं क्या, कितने टाइप के हैं, और उनमें जो पढ़ना है क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो खुद कितने टाइप का हो सकता है। तो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के हो सकते हैं, जिसको इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, आयनिक, कोवैलेंट, मॉलिकुलर, मेटैलिक सॉलिड। इसके अलावा बेटा 2-3 टर्म हैं जो हम लोग इस पूरे चैप्टर में यूज़ करेंगे तो उनको भी देख लेते हैं। तो अगला है हमारा टॉपिक टर्म
related to crystalline solid. Terms related to crystalline solid. जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टर्म है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस बहुत आसान है, बच्चे नाम से घबरा जाते हैं, कुछ भी नहीं है। हाँ, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, अगर हम उन कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डॉट मान लें और उनको 3 डायमेंशनली अरेंज करें तो जो हमको पैटर्न मिलेगा वह पैटर्न ही बोला जाता है स्पेस लैटिस। डिफाइन कर सकते हैं रेगुलर 3 डायमेंशनल 3D अरेंजमेंट of points in the कहाँ पर स्पेस इज नोन एज स्पेस लैटिस। हम बनाकर देखते हैं, जैसे हमने ये पॉइंट्स को बनाया क्रिस्टलाइन। ये पॉइंट्स हमारे क्या हैं? एटॉमिक सॉलिड का एटम है, मॉलिकुलर सॉलिड का मॉलिक्यूल है, आयनिक सॉलिड के आयंस हैं, जिन्हें हमने डॉट्स के ज़रिए दिखाया। और ये जो हमें पैटर्न मिला, दैट पैटर्न इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। और ये जो डॉट्स हैं इनका भी एक अपना नाम है, इन्हें हम LP, फुल फॉर्म हुआ लैटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम लैटिस पॉइंट कहते हैं। इसको हम इसकी भी डिफिनीशन बता देते हैं, पेज को बदल दें तब। हाँ, तो हमने कहा इन जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट की डिफिनीशन क्या हो सकती है? ईच पॉइंट ऑफ स्पेस लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। ये लैटिस पॉइंट जो भी होंगे, हाँ, अगर हम पीछे वाले से देखें कि लैटिस पॉइंट क्या हैं, तो लैटिस पॉइंट यहाँ पे देखिए, ये जो लैटिस पॉइंट है जिन्हें हम ये लैटिस पॉइंट दिखा रहे हैं, ये एक लैटिस पॉइंट दूसरे लैटिस पॉइंट से बराबर की डिस्टेंस पे है। माने हम कह सकते हैं कि दे हैव सेम इन्वायरमेंट इन इंटायर लैटिस। दे हैव सेम इन्वायरमेंट इन इंटायर लैटिस। लिख देते हैं, ईच लैटिस पॉइंट should have same environment in the entire lattice। अब अगर हम इन लैटिस पॉइंट को अपने पार्टिकल से रिप्लेस कर दें, माने एटम, मॉलिक्यूल, आयन लगा दें, तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ये बोला जाने लगेगा क्रिस्टल लैटिस। ये सारे टर्म आपसे पूछे जाते हैं, तो क्रिस्टल लैटिस, हाँ, आप डिफाइन कर सकते हैं कि व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ स्पेस लैटिस आर रिप्लेस्ड बाय एटम, मॉलिक्यूल, आयन, देन क्रिस्टल लैटिस इज ऑब्टेन। तो क्रिस्टल लैटिस की डिफिनीशन क्या हुई? व्हेन all the point of space lattice are replaced by atoms, molecules, ions, then
क्रिस्टल लैटिस इज ऑब्टेन। अब आप पूछेंगे साहब बनाए ही क्यों? तो बेटा बार बार हम मॉलिक्यूल लिखें, एटम लिखें, इससे बढ़िया है कि हम डॉट लगा करके काम चला लेते हैं। और स्पेस लैटिस जिसको बोलते हैं, जैसे अगर हमें क्रिस्टल लैटिस आपसे बनाने को कह दिया जाए, NaCl का सपोजेट बनाना है, तो किससे होगा? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, हाँ Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। हमने एक छोटा सा फ्रैक्शन ड्रा किया। दिस इज अ क्रिस्टल लैटिस, और क्रिस्टल लैटिस में किसकी भाई? आयन की है, तो आयनिक क्रिस्टल की है ये। हम यहाँ लिख सकते हैं आयनिक क्रिस्टल, और ये है क्या? क्रिस्टल लैटिस। बेटे क्रिस्टल लैटिस एंड स्पेस लैटिस में कोई फर्क नहीं। अगर हम Na को और Cl को डॉट बना के दिखा दें इस तरीके से, तो यही हमारा बोला जाता है, इट इज़ कॉल्ड स्पेस लैटिस। और इनको हम बोलते हैं, इन पॉइंट्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ये हमारे क्या हैं? लैटिस पॉइंट। मेरे ख्याल से अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो खूब पूछे जाने वाला डिफिनीशन है वो है यूनिट सेल। अगली डिफिनीशन जो आपसे पूछी जाती है खूब इस चैप्टर में हो यूनिट सेल। ठीक है, जैसे आपने कोई चबूतरा देखा जो ईंटों से मिलकर के बना है, तो उस चबूतरे में कई ईंटें हैं और हर एक ईंट को हम बोल सकते हैं ये इसकी क्या है? यूनिट सेल। तो हम कह सकते हैं कि पूरे क्रिस्टल के, पूरे सॉलिड का वह रिपीटिंग यूनिट जो बार बार रिपीट होकर अगेन एंड अगेन रिपीट होकर पूरे क्रिस्टल को डेवलप करता है, उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल की डेफिनेशन हो गई स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट in any crystal which on repetition again and again to generate whole क्या बेटा? lattice. Whole lattice is known as unit cell। यूनिट सेल की वही प्रॉपर्टी होगी जो क्रिस्टल की होगी, क्योंकि क्रिस्टल का ही स्मॉलेस्ट पार्ट है, स्मॉलेस्ट वॉल्यूम है, जो बार बार रिपीट होकर के पूरे क्रिस्टल को बनाता है, उसे हम बोलते हैं यूनिट सेल। जैसे आपकी कॉपी है, कॉपी का एक पेज एक यूनिट सेल है जो बार बार वो पेज रिपीट करके आपकी पूरी की पूरी कॉपी या बुक को फॉर्म करता है। आप समझ सकते हैं ऐसे। दूसरी चीज़ अब यहाँ पर आती है टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल हमारी दो टाइप की होती हैं। एक प्रिमिटिव टाइप जिसे हम लोग शॉर्टकट में P टाइप बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल, और दूसरी नॉन प्रिमिटिव या सेंटर्ड यूनिट सेल। तो टाइप ऑफ यूनिट सेल में हम लिख सकते हैं कि 2 टाइप की होती हैं। पढ़िएगा धीरे धीरे, इसको हर चीज़ को समझते चलिएगा आगे, जिससे कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 2 टाइप में नंबर 1 है पहला प्रिमिटिव, जिसको एक और नाम से बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल, और इसे शॉर्टकट में रिप्रेजेंट करते हैं P टाइप। ऐसी यूनिट सेल्स जिसमें जो लैटिस पॉइंट हो वो कहाँ हो? ओनली कॉर्नर्स पर। लैटिस पॉइंट क्या है बेटा? लैटिस पॉइंट वही है, वही डॉट्स हैं जो हमने अपने पढ़ने में आसानी के लिए मान लिया है। वो हैं, वो रियलिटी में क्या? वो मॉलिक्यूल हैं, एटम हैं, आयन हैं। मैंने हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लैटिस पॉइंट या हमारे जो एटम्स हैं वो यूनिट सेल के कहाँ पे हों? ओनली कॉर्नर्स पर हों, तो हम उसे बोलेंगे P टाइप या सिंपल यूनिट सेल। इस बात को मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने ये एक यूनिट सेल बनाई और इस यूनिट सेल में
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं वो सिर्फ कहाँ पर है, कॉर्नर्स पर। देखिए हम कॉर्नर्स पर दिखा रहे हैं, कॉर्नर्स पर, हर एक कॉर्नर पर अगर अपने पार्टिकल को रख दें, और पार्टिकल के लिए हम टर्म कौन यूज़ कर रहे हैं, लैटिस पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिर्फ कॉर्नर पर रख दिया, तो ये बेटा किस टाइप की है, ये पी टाइप की है, या हम इसे एस टाइप कह सकते हैं क्योंकि सिंपल टाइप है। हाँ, तो इसको डिफाइन कर सकते हैं कि यूनिट सेल in which all the lattice point are present only at corner। जो भी लैटिस पॉइंट हैं, जो भी मॉलिक्यूल हैं, एटम्स हैं, आयंस हैं, वो कहाँ पर हैं, ओनली कॉर्नर पर हैं, तो उसे हम बोलते हैं पी टाइप और एस टाइप ऑफ यूनिट सेल। दूसरा कौन सा वेराइटी पाया जा सकता है, दूसरी पाई जा सकती है प्रिमिटिव के अगेंस्ट हम लिख सकते हैं नॉन प्रिमिटिव, और सेकेंड नेम दे सकते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। नाम सही लग रहा है। इसमें क्या होगा, प्रिमिटिव जितना है उतना तो रहेगा ही, इसके अलावा जो डॉट्स हैं या जो हम लैटिस पॉइंट हैं या जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वो इसके अलावा, कॉर्नर्स के अलावा सेंटर, नाम ही ना सेंटर पर रहते हैं। माने हम लिख सकते हैं यूनिट सेल in which lattice point are present at corners as well as, नाम ही है सेंटर, तो as well as सेंटर। अब सेंटर की बात है, अभी हम सेंटर्स को देखेंगे, लेकिन अभी आपको यहाँ पर बस समझाने के लिए बना रहे हैं कि जो प्रिमिटिव टाइप में जितना कुछ होता है उतना तो नॉन प्रिमिटिव में भी होगा। माने कॉर्नर पर आपको रख ही देना है, कॉर्नर पे रहेंगे ही रहेंगे। अब आप देखिए सेंटर कहाँ पर है, तो देखिए ये पूरा है फेस, अभी हम आपको समझा रहे हैं, ये इसका क्या बोलेंगे, फेस। तो इस फेस का सेंटर कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। ऐसे ही ये वाले आप देखें जिसको थोड़ा मोटा कर रहे हैं पेन से, उसका फेस क्या हुआ, ये यहाँ हो गया। इसी तरह से ये बैक वाला हो गया, यहाँ का इसका फेस क्या हो गया, ये वाला हो गया। इसी तरह से ये नीचे का ये हो गया फेस, आगे के लिए एक और एक हमारे बैक साइड के लिए। तो इसमें फेस के सेंटर पर रहते हैं। कभी कभी इसमें एक और वैरायटी भी मिलती है कि फेस पे न रह करके जो एक्स्ट्रा पार्टिकल है वो बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच में रहे। हाँ, अभी हम इसको भी दिखाते हैं। जैसे ये हमने कॉर्नर्स पर बना दिया, अब इस पूरे क्यूब की बॉडी का बॉडी सेंटर कहाँ आएगा, बॉडी के बिल्कुल बीच में। तो ये दोनों वैरायटी इस कैटेगरी में आती हैं, नॉन प्रिमिटिव में आती हैं। तो हम इसके लिए क्या कहेंगे, इसका क्या नाम है, इसे हम लोग बोलेंगे फेस सेंटर्ड। ये हमारी क्या है, फेस सेंटर्ड। और इसके लिए क्या नाम रखेंगे, बॉडी सेंटर। होगा क्या, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर्स पर तो रहेंगे ही पार्टिकल, कॉर्नर्स पर तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में कहाँ रहेंगे, सारे फेस पे भी रहेंगे, फेस सेंटर पर भी रहेंगे। बॉडी सेंटर में क्या होगा, कॉर्नर पर तो रहेंगे ही रहेंगे, प्लस बॉडी के सेंटर में भी एक एक्स्ट्रा रहेगा, बॉडी सेंटर पे भी एक रहेगा। हाँ, अभी हम इनकी गिनती कैसे करेंगे और आगे की इनकी क्या चीज़ें हैं, जैसे चैप्टर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आप उसको देखते जाएंगे। अगला जो हमें टर्म सीखना है वो है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हो ही गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटिस। इसे हम शॉर्ट में बताते हैं
जितना आपकी ज़रूरत है, हाँ? तो हम आगे देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लैटिस। सिंपली ये भी हम जान ही रहे हैं। पहला कर सकते हैं 1D लैटिस, 1D लैटिस, वन डायरेक्शन। अब 1D लैटिस में क्या होगा कि भाई हम जो डॉट्स हैं वो सी एक लाइन में बना दे, हाँ, माने 1D क्या होता है, अलोंग वन लाइन, अलोंग वन लाइन। अब आप जानते हो कोई भी क्रिस्टल है, कोई भी सॉलिड है, वो 1 डायमेंशनल तो पाया नहीं जाता, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, जैसे हम बनाना चाहें ये है हमने तो जानते हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो 3D स्ट्रक्चर होता है उनका। तो 1D लैटिस हमारे लिए बहुत काम की नहीं है। दूसरी हम देख सकते हैं 2D लैटिस। अब 2D लैटिस भी बहुत ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं 2D लैटिस। अच्छा, 1D लैटिस में हमें ज़रूरत क्या होगी? अगर कोई भी बताना हो कि दो पार्टिकल के बीच क्या है, तो हमें सिर्फ एक पैरामीटर है, उनके बीच की क्या मिल जाए, डिस्टेंस। उन पार्टिकल के बीच की हमें क्या मिल जाए, डिस्टेंस, और हम बता लेंगे उस लैटिस को, इंफॉर्मेशन शेयर कर लेंगे, बता सकते हैं। तो 1D लैटिस ओनली वन पैरामीटर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। 2D लैटिस में दो एक्सिस होंगी। दो एक्सिस का मतलब हो गया कि दो एक्सिस मिलती हैं तो प्लेन बन जाता है। तो 2D लैटिस क्या होती है, अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन। अलोंग द प्लेन को हम ऐसे समझें कि ये हो गया, ये हो गया। अब अगर हमारा ये ये है ओरिजिन पॉइंट है, तो वो हमको ये डिस्टेंस भी चाहिए। मान लीजिए ये डिस्टेंस A है, हमको ये डिस्टेंस भी चाहिए, ये B है, और साथ ही साथ इनके बीच का एंगल भी चाहिए। माने आपको 3 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। लिखते चलते हैं, अलोंग द प्लेन 3 पैरामीटर्स, 3 पैरामीटर्स, जिसमें से 2 तो होंगे 2 डिस्टेंस के। 2 डिस्टेंस, कहाँ से डिस्टेंस, अलोंग x एंड y एक्सिस, और एक पैरामीटर आपको चाहिए एंगल, एंड एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन देम required, एंगल बिटवीन देम रिक्वायर्ड। फर्स्ट सेकेंड, हम आ जाते हैं थर्ड, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है 3D लैटिस। क्योंकि सब कुछ आज के ज़माने में क्या है, और आज के ज़माने में नहीं, हमारे मॉलिक्यूल, एटम्स, आयंस जो सॉलिड बना रहे हैं वो 3D में ही अरेंज रहते हैं। तो 3D लैटिस क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है, तो ये होता है अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट इन 3D स्पेस इज नोन एज 3D लैटिस। अब 3D लैटिस में पैरामीटर की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ साहब क्या क्या पैरामीटर लगता है। पूरी बात को समझाने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो एक तो हमें x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस चाहिए, जिसे हम a बोल रहे हैं। दूसरा हमें y एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस चाहिए, जिसे हम b कह रहे हैं। और तीसरा हमें z एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस चाहिए, जिसे हम c कह रहे हैं। 3 पैरामीटर तो ये हो गए। साथ ही साथ हमें इन एक्सिस के बीच का एंगल भी चाहिए, जिसे हम अल्फ़ा, बीटा और
गामा से रिप्रेजेंट करें। तो कुल मिलाकर हमें कितने पैरामीटर चाहिए? 6 चाहिए। तो लिख सकते हैं पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड 3 डिस्टेंस एंड 3 एंगल्स। 3 डिस्टेंस और 3 एंगल्स की ज़रूरत हमें इस लैटिस को एक्सप्लेन करने के लिए चाहिए। अब 3 डिस्टेंस और 3 एंगल, 3 डिस्टेंस मीन्स ए बी सी और 3 एंगल मीन्स अल्फ़ा बीटा गामा, इनका कम्बिनेशन अगर बनाया जाए और नेचर में जो डिफरेंट सॉलिड्स पाए गए उनके स्ट्रक्चर को एक्सरे से देखने पर हमें ये मिला कि हमारे इस यूनिवर्स में 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स मिलते हैं जो डिफरेंट कंपाउंड या डिफरेंट सॉलिड्स में पाए जाते हैं, जिन्हें हम देखेंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3D लैटिस कितने टाइप की होती है, तो हम कहेंगे कितने टाइप की? 7 टाइप की। ठीक है, जरा देखते हैं कौन कौन सी हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। दूसरा देख लेते हैं उस सिस्टम में ए बी सी में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन BY/W मतलब बिटवीन ए बी सी। साथ में एंगल क्या है? वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, उनके बीच का एंगल क्या है और उसमें कितनी पॉसिबल टाइप की यूनिट सेल मिल सकती हैं। पॉसिबल टाइप ऑफ यूनिट सेल, मैंने अभी यूनिट सेल के टाइप पढ़ाए थे। 2 टाइप की होती, एक प्रिमिटिव टाइप की और दूसरी सेंटर्ड टाइप की। सेंटर्ड वाली भी 2 टाइप की होती है, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। तो जिसमें जितने टाइप की पाएंगी उसको भी हम लिखते चलेंगे यहाँ पे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कैसे इसको लर्न रखेंगे, कैसे इसे याद करेंगे और कैसे वहाँ पे रिप्रोड्यूस करेंगे, दोनों चीज़ें यहाँ मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला इसमें पाया जाता है क्यूबिक। क्यूबिक के बारे में आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि ए बी एंड सी सारे एजेस बराबर होते हैं, एंगल भी बराबर होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा, और ये कितने के इक्वल होता है? 90 डिग्री के होता है। और बेटा इसमें जो पाया जाता है वो 3 टाइप, माने 3 का मतलब हो गया कि सिंपल या प्रिमिटिव भी पाया जाएगा, बॉडी सेंटर भी इसमें मिलता है और फेस सेंटर भी मिलता है। ठीक है, पूरे 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्यूबिक यूनिट सेल में ही तीनों पॉसिबल टाइप के यूनिट सेलें मिलती हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड मिलती हैं। एक और है अभी जिसमें 3 नहीं बल्कि उसमें 4 मिलती हैं, अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा है टेट्रागोनल। इसमें ए बी तो इक्वल होता है लेकिन सी इक्वल नहीं होता, एंगल इक्वल ही रहता है अल्फ़ा बीटा गामा और ये इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसमें 2 टाइप की यूनिट सेल पॉसिबल हैं, एक प्रिमिटिव टाइप की और दूसरी बॉडी सेंटर टाइप की। थर्ड है आर्थोरोम्बिक। इसमें क्या रिलेशन है? ए बी के इक्वल नहीं, बी सी के इक्वल नहीं, कोई भी इक्वल नहीं है। एंगल लेकिन सब बराबर हैं, जैसा पहले आ रहा था अल्फ़ा बीटा गामा, और ये सब कितने के? 90 डिग्री के। और हाँ बेटे इसी में 4 टाइप के मिलेंगे। 4 में 3 तो मैंने आपको बताया ही है, एक प्रिमिटिव होता है, एक बॉडी सेंटर्ड होता है, एक फेस सेंटर्ड होता है। इसमें एक स्पेशल केस मिलता है, याद रखिएगा, एंड सेंटर्ड भी मिलता है। एंड सेंटर्ड ईसी, एंड सेंटर्ड भी यहाँ मिलता है, एंड सेंटर्ड भी इसमें मिलता है।
रुकिए ये पेज को सेट कर लें। फोर्थ है, अभी न्यूमेरिकल में ये आएगा हेक्सागोनल। हेक्सागोनल हेक्सागोनल में ए और बी इक्वल होते हैं लेकिन सी के इक्वल नहीं होता। ए भी बराबर होता है, सी छोटा बड़ा हो सकता है। अल्फ़ा बीटा का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है और हेक्सागोनल है इसलिए गामा होगा 120 डिग्री। और इसमें सिर्फ एक टाइप का यूनिट सेल पॉसिबल है और एक है तो जाहिर सी बात है कौन सी होगी, पी टाइप की, प्रिमिटिव टाइप की। पांचवा जो सिस्टम मिलता है वो है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में ए बी और सी तीनों इक्वल होते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा भी इक्वल होते हैं लेकिन ये एंगल 90 डिग्री नहीं होता। इसमें भी ओनली वन टाइप का पॉसिबल है, दैट इज़ अ प्रिमिटिव टाइप या पी टाइप। छठा सिस्टम है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। यहाँ अल्फ़ा और गामा कैसे याद करेंगे अभी सिखा रहे हैं। अल्फ़ा बराबर हैं और ये 90 डिग्री का है, बीटा लेकिन 90 डिग्री का नहीं है। इसमें बेटे दो टाइप के मिलते हैं, एक प्रिमिटिव मिलता है और एक ईसी का समझ ही गए हैं, ईसी ऊपर भी एक बार आ चुका है, एंड सेंटर्ड। और लास्ट है ट्राइक्लिनिक। ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और ये कोई भी 90 डिग्री नहीं, ऊपर के जैसे ही इसमें भी 1 मिलता है और वो कौन सा होता है, पी टाइप का होता है। अब यहाँ से जो कुछ कॉमन से क्वेश्चन है, अच्छा सबसे पहले इनका सम कर लीजिए। तो ये कितना आ रहा है 14, 3 2 5 4 9 10 11 12 13 एंड 14, ये 14। ये जो 7 है, 7 हमारे क्रिस्टल सिस्टम है। अगर पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम फाउंड, आप बोलेंगे 7। हाउ मेनी टाइप ऑफ ब्रेवाइस लैटिस, इन्हें हम ब्रेवाइस लैटिस बोलते हैं, आर फाउंड, तो ये वैल्यू होगी कितनी 14। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि इनमें सब में सबसे सिमेट्रिकल सिस्टम कौन सा है, मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम, तो भाई सबसे मोस्ट सिमेट्रिकल सिस्टम है हमारा क्यूबिक, जिसमें सब कुछ बराबर है। और सबसे अनसिमेट्रिकल सिस्टम कौन है, इसमें कुछ भी बराबर नहीं है। मोस्ट अनसिमेट्रिकल सिस्टम, आप बताओ कि इसमें कुछ भी बराबर नहीं है, दैट इज आवर ट्राइक्लिनिक। देखिए ट्राइक्लिनिक, ये सब नाम कैसे याद रहेंगे और इन नामों के अगेंस्ट किसमें कितने टाइप के बनते हैं वो कैसे याद रहेंगे। तो अब इसको आप सबका पहला लेटर लिख लीजिए, CTOHRMT। ठीक है, मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और उसका नाम ऐसा ही है, तो क्या आपको उसका नाम याद नहीं हो जाएगा, CTOHRMT। और उसका बेसिक का फ़ोन नंबर है 3241121, क्योंकि अक्सर मैचिंग में ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया करता है, इसलिए इसे आपको लर्न रखना ही पड़ेगा। CTOHRMT 3241121 ये आपका नंबर है। तो 2 बार 4 बार आप जब इसे करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगली क्लास में, सबसे इम्पॉर्टेंट है, आज तो इंट्रोडक्शन ही था, कौन कौन से टर्म यूज़ हो रहे हैं, सॉलिड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उनमें कैसी यूनिट सेल्स पाई जाती हैं, थोड़ा बोरिंग टाइप का था, लेकिन इन टर्म्स को नहीं जानोगे तो आगे के न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाओगे। अगली क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, जिसमें हम आपको कॉर्नर, एज, फेस सेंटर, डेंसिटी निकालना, डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स, फार्मूला निकालना, ये सब सिखाने वाले हैं। तो उसको ज़रूर देखिए। हाँ, आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम लोग जो है
अगले सेशन